मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय नौहर। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड यानी कि भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि भारतीय राज व्यवस्था में पिछले वीडियो में हमने ये बताया कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था के जो है प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं, इनके बारे में भी हमने पढ़ा, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के जो प्रमुख लक्षण थे, उन प्रमुख लक्षणों में हमने ये देखा कि शक्तियों का जो विभाजन है वो भी एक प्रमुख लक्षण है, यानी केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन संघात्मक शासन व्यवस्था में किया जाता है। शक्तियों और क्षेत्राधिकार को लेकर केंद्र राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध निर्धारित किए गए हैं, विधायी संबंध निर्धारित किए गए हैं और वित्तीय संबंध निर्धारित किए गए हैं। केंद्र राज्य संबंधों को हम प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। विधायी संबंध मतलब कानून निर्माण के लिए प्रदान की गई शक्तियां। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कानून निर्माण की कौन कौन सी और कितनी शक्तियां प्रदान की गई है, इनको लेकर केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध निर्धारित होते हैं। तो केंद्र राज्य के बीच में जो विधायी संबंध होते हैं, उनमें कानून निर्माण की जो शक्तियां हैं वो संविधान में 3 सूचियों के आधार पर निर्धारित होती है। और ये जो 3 सूचियां हैं वो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, और राज्य सूची में जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। और जो समवर्ती सूची होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास होता है, यानी केंद्र के पास भी होता है और राज्य के पास भी होता है। कभी कभी ऐसे विरोध की स्थिति पैदा होती है कि एक ही विषय पर, समवर्ती सूची के एक ही विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा कानून बना लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है, यानी कि समवर्ती सूची के किसी विषय के बारे में कोई विरोधाभास होता है या केंद्र राज्य के बीच में आपसी कोई टकराव होता है, तो हमें केंद्र के द्वारा निर्धारित कानून ही स्वीकार करना होता है, या केंद्र के द्वारा जो कानून निर्धारित किया जाता है वही मान्य होता है। इन सब के अतिरिक्त जो अवशेष विषय होते हैं, उन अवशेष विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो भी संघ सरकार के पास होता है, यानी कि ऐसे विषय जो इनमें शामिल नहीं है सूचियों में, उनके अतिरिक्त जो विषय हैं, अवशेष विषय हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में होता है। और ये जो व्यवस्था है अवशेष सूचियों वाली, ये हमने कनाडा के संविधान से ली है। संघ सूची में जो मुख्य विषय है, संघ सूची के विषय हैं, वो है जैसे रक्षा संबंधी मामले, वैदेशिक संबंधी मामले, युद्ध, संधि, नागरिकता, रेल, बंदरगाह, डाक, तार, बैंक, बीमा, इस तरह के जो विषय हैं वो संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची में पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि जो सड़कें आदि जो व्यवस्थाएं होती है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। समवर्ती सूची में
ऐसे विषय आते हैं जो दोनों ही कई काम के होते हैं, संघ सरकार के भी और राज्य सरकार के भी। जिनमें जैसे उत्तराधिकार संबंधी मामले हैं, विवाह संबंधी मामले हैं, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा संबंधी मामले हैं। इस तरह के जो मामले हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि अवशेष जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में होता है। इसके अतिरिक्त कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कुछ निश्चित प्रावधान लागू होने के बावजूद, जो विषय राज्य सूची के होते हैं, लेकिन उन पर जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में चला जाता है। तो ऐसे कौन से विषय हैं या क्या प्रावधान हैं, इसके बारे में संविधान के जो अनुच्छेद है उनके बारे में हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 249 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची में वर्णित कोई विषय या राज्य सूची में लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद को उस विषय पर, राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये संविधान के अनुच्छेद 249 में ये प्रावधान है। उसके बावजूद, उसके अलावा संविधान का जो अनुच्छेद 252 है, संविधान के अनुच्छेद 252 में ये प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल यदि ये प्रस्ताव पास कर दें और प्रस्ताव पास करके ये इच्छा व्यक्त करें कि राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर, या राज्य सूची के निम्न विषयों पर, या राज्य सूची के अमुक विषयों पर जो है केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए, या इन विषयों पर जो है कानून बनाने की शक्ति संसद को प्रदान करनी चाहिए, संसद को प्रदान कर देनी चाहिए, तो ऐसे विषयों पर जो है राज्य सूची के विषय होने के बावजूद भी ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास में चला जाता है या संसद को प्राप्त हो जाता है। उसके अलावा संकट काल की घोषणा होने पर भी राज्य की जो समस्त विधायी शक्तियां हैं उस पर भारतीय संसद का अधिकार हो जाता है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 253 में यह प्रावधान है कि संघ सरकार ने विदेशी राज्यों से किसी प्रकार की कोई संधि की है, अर्थात कोई समझौता किया है, तो उस समझौते को लागू करने के लिए संपूर्ण भारत में, संपूर्ण देश में कहीं भी उसे केंद्र सरकार को जो है हस्तक्षेप करने का अधिकार है। उस संधि को लागू करने के लिए, उस समझौते को लागू करने के लिए व्यवस्था करने का अधिकार होता है। या जैसे विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर हम किसी नवीन योजना का निर्माण कर रहे हैं, तो उसको लागू करने के लिए कहीं भी जो है देश में केंद्र सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, अथवा उस व्यवस्था को लागू करने का जो है पूरा अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति होने पर संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इनके साथ साथ यदि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था असफल हो जाए
यानी कि जब 356 का प्रयोग हो जाए तो धारा 356 के अनुसार यदि राज्यपाल ये अनुशंसा करे केंद्र सरकार को कि अमुक राज्य में जो राज व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार संचालित नहीं हो पा रही है, तो राज्यपाल की अनुशंसा पर जो है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यानी 356 का प्रयोग करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, और जो ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य के विधानमंडल के जो समस्त अधिकार है वो भारतीय संसद के पास में चले जाते हैं। तो राज्य की व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था जो है भंग होने पर भी जो है केंद्र सरकार को जो है राज्य की समस्त विधानमंडल पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। इनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जैसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था में भी हमने ये अध्ययन किया गया कि भारत में वैसे तो संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन ये संघात्मक शासन व्यवस्था जो है एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। तो इन आधार पर हम कह सकते हैं कि किस प्रकार जो है संघात्मक शासन व्यवस्था एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। यानी कि जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो शक्तियों का विभाजन भी एक तरह से जैसे महत्वपूर्ण विषय और ज़्यादा विषय संघ सूची में रखे गए हैं। संवर्ती सूची में जो है दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। एक ही विषय पर दोनों कानून बना भी लेते हैं तो हमें जो है केंद्र सरकार का कानून मानना होता है। उसके बाद राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर भी कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि कतिपय विशेष परिस्थितियां पैदा होने पर जो राज्य सूची के विषयों पर भी जो है कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। तो इन शक्तियों के माध्यम से इन जो है हम केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंधों को समझ सकते हैं। ये जो है केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध है। धन्यवाद।